राजमार्ग राज्य मंत्री श्री अजय टमटा जी, लोकसभा नैनीताल के हमारे लोकप्रिय सांसद भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, और हमारे मेरे साथ मंत्रिमंडल के सभी आदरणीय मंत्रीगण जो पहले से भी थे और अभी जो कल ही नवनियुक्त हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे पदाधिकारीगण, माननीय विधायकगण और पूरे प्रदेश भर से आसपास के जिलों से आए हुए, बड़ी संख्या में आए हुए हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, मीडिया के सभी मित्र, मैं आप सभी का आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में पधारने के लिए आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये बड़ा शुभ समय है, शक्ति की उपासना का पावन पर्व नवरात्रि की भी आप सबको मैं बधाई देता हूं। ये हम सभी के लिए आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारी डबल इंजन की सरकार के दूसरे कार्यकाल के सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में राजनीति क्षेत्र के अजात शत्रु नेता, देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। आदरणीय राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के जब मुख्यमंत्री रहते हुए उनके समय में ही पृथक उत्तराखंड राज्य बना। हम सबका, उत्तराखंड वासियों का लंबे समय का स्वप्न साकार हो सका और उनके सहयोग और मार्गदर्शन से प्रदेश के समग्र विकास की नींव रखी गई। भाइयों बहनों, 2014 में आदरणीय राजनाथ सिंह जी के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहते समय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के एक नए युग का सूत्रपात हुआ। 2014 से पूर्व देश की राजनीति में केवल घपले, घोटाले, कुशासन और भ्रष्टाचार की चर्चा हुआ करती थी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि एक दब्बू और पिछलग्गू और कमजोर राष्ट्र के रूप में देखा जाता था। परंतु 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में भारत के आत्म गौरव, आत्मसम्मान, स्वाभिमान, राष्ट्रीयता की भावना का पुनः जागरण का ऐतिहासिक कालखंड प्रारंभ हुआ, जिससे आज जहां एक ओर भारत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नीति के साथ विकास के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, वहीं वैश्विक मंचों पर एक सशक्त, सक्षम और सामर्थ्यवान राष्ट्र के रूप में भी हम अपनी पहचान बना रहे हैं। आदरणीय मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है और इस संकल्प को साकार करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से धरातल पर कार्य किया जा रहा है। आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर विश्व की एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। आज दुनिया के सभी देश किसी भी वैश्विक समस्या के समाधान के लिए भारत की ओर आशा रखते हैं। आज जहां एक ओर कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति और ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा का अंत हो, नागरिक संशोधन एवं वक्फ संशोधन जैसे कानूनों के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है, वहीं अंत्योदय के संकल्प को पूरा करने के लिए जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन, किसान समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना या मुफ्त राशन योजना जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को भी मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। भाइयों बहनों, हमारी विपक्षी पार्टी के समय में केवल गरीबी हटाओ के नारे दिए जाते थे, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं होता था। उनके समय के एक प्रधानमंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो लोगों के पास
पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसा रह जाता है। परंतु आज केंद्र की भाजपा सरकार ने एक नई कार्य संस्कृति का सूत्रपात किया है। आज जनता का एक एक रुपया सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचता है, कोई बिचौलिया उस पर डाका नहीं डाल सकता। यही कारण है कि पिछले 11 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। देश की गरीबी दर में 5 गुना से अधिक की कमी आई है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सनातन का जय घोष चारों दिशाओं में गूंज रहा है और भारत अपनी जड़ों से जुड़ते हुए पुनः विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। चाहे अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनना हो, काशी का विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो, उज्जैन में महाकाल लोक हो, या हमारे ही राज्य में चाहे वो बद्रीनाथ का मास्टर प्लान हो, केदारनाथ धाम का पुनः निर्माण हो, या हमारे सीमांत क्षेत्र आदि कैलाश, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं पहुंचकर उस क्षेत्र में पूरी दुनिया को उस क्षेत्र में आने के लिए लोगों को प्रेरित किया हो। हमारी धार्मिक धरोहरों को संवारने की दिशा में आज उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। लेकिन हमारी विपक्षी दल को हमारी सनातन संस्कृति और गौरवशाली इतिहास से भी कोई सरोकार नहीं है। इन्हें वक्फ संपत्ति के नाम पर जो लूट होती है वो वाजिब लगती है, पर अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर अच्छा नहीं लगता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने से रोकने के लिए, राम सेतु को तोड़ने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय रक्षा मंत्री जी के मजबूत नेतृत्व में आज भारत रक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उपलब्धियों का साक्षी बन रहा है। आज जहां एक और हमारे जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, वहीं हमारी तीनों सेनाओं को अत्याधुनिक हथियार तकनीक और से सुसज्जित किया जा रहा है। एक समय था जब लड़ाई लगती थी तो भारत को छोटे छोटे रक्षा के उपकरणों के लिए भी दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन आज भारत रक्षा सामग्री का निर्यात करने वाले शीर्ष देशों की सूची में शामिल हो गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय रक्षा मंत्री जी के दृढ़ नेतृत्व में हमारी पराक्रमी सेना ने विभिन्न सर्जिकल स्ट्राइक के अलावा ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ये सिद्ध कर दिया कि आज का नया भारत दुश्मनों की हर नापाक हरकत का करारा जवाब देना भी जानता है और जरूरत पड़ने पर उनके घर में घुसकर मारना भी बखूबी जानता है। अब ये कांग्रेस के समय का भारत नहीं रहा जो ऐसे कृत्यों की केवल निंदा करके चुप बैठ जाता था और हर जगह जगह गुहार लगाता फिरता था। आपको याद होगा 2014 से पहले कभी, चूंकि हम लोग सब उत्तराखंड के लोग सैनिक बाहुल्य प्रदेश के लोग हैं, हर घर से कोई सेना में है, कोई पैरामिलिट्री फोर्स में है, तो उससे पहले 2014 से पहले की मैं बात कर रहा था कि सैनिकों को गोली चलाने के लिए भी मंजूरी लेनी पड़ती थी और आज दुश्मन की एक एक गोली का जवाब गोलों से देने का काम भारत की सेना करती है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय रक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी प्रदेश सरकार भी सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। हमारी सरकार ने जहां एक और शहीदों को और उनके आश्रितों को मिलने वाली शहीदों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को 5 गुना तक बढ़ाया है, वहीं सेना में परमवीर चक्र से लेकर मेंशन इन डिस्पैच तक के सभी वीरता पुरस्कारों की राशि में अभूतपूर्व वृद्धि की है। हमने परमवीर चक्र से अलंकृत सैनिकों को मिलने वाली राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए करने का भी कार्य किया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में शहीदों की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए हमने प्रदेश में भव्य सैन्य धाम का निर्माण भी करा रहे हैं, जो प्रत्येक उत्तराखंडी के लिए एक पावन स्थल होगा। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारा राज्य विकास और समृद्धि के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। चाहे राज्य में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल, हवाई कनेक्टिविटी सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है, वहीं विभिन्न नीतियों और योजनाओं के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से सशक्त और समृद्ध बनाने की दिशा में भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। यह हम सभी के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि बीते 4 वर्षों में हमारे राज्य ने पहली बार कई उल्लेखनीय उपलब्धियों का साक्षात्कार किया है। पहली बार राज्य में G20 जैसे वैश्विक सम्मेलन की विभिन्न बैठकों का साक्षी हमारा राज्य बना है। पहली बार
राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया। पहली बार इन खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने 100 से अधिक मेडल प्राप्त किए और राज्य को अंक तालिका में 7वां स्थान प्राप्त हुआ। पहली बार राज्य में वर्ष भर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बृहद स्तर पर शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की गई। पहली बार राज्य में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया गया, जिसमें 3,76,00,000 करोड़ से अधिक के निवेश समझौते किए गए, जिनमें से करीब 1,00,000 करोड़ से अधिक के निवेश समझौतों को धरातल पर उतारने में हम सफल रहे हैं। भाइयों बहनों, इसी का परिणाम है कि डबल इंजन सरकार के बीते 4 सालों में हमारे राज्य की आर्थिकी में 1.5 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। एक वर्ष में राज्य की जीएसडीपी में 7.23% की बढ़ोतरी हुई है। बीते 4 वर्षों में हमारे राज्य की प्रति व्यक्ति आय में 41% की वृद्धि हुई है। बीते 4 वर्षों में राज्य का बजट 1,00,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। बीते 4 वर्षों में 20,000 से अधिक नए उद्योग स्थापित हुए हैं। बीते 4 वर्षों में राज्य में स्टार्टअप की संख्या 700 से बढ़कर 1700 पहुंच गई है। बीते 4 वर्षों में हेलीपोर्ट्स की संख्या 2 से बढ़कर 12 हो गई और हेलीपैड की संख्या 60 से बढ़कर 118 हो गई है। बीते 4 वर्षों में राज्य में बिजली उत्पादन 3 गुना से अधिक बढ़ा है। बीते 4 वर्षों में 2,65,000 से अधिक माताएं बहनें लखपति दीदी बनी हैं, जो इस बात को प्रदर्शित करती हैं कि हमारी राज्य की मातृशक्ति अनेक चुनौतियों और अनेक कठिनाइयों का और अनेक अभावों का सामना करते हुए भी वो मिशन के तहत उनके कौशल में कोई कमी नहीं आई, परिश्रम में कोई कमी नहीं आई, जो ये बताता है कि पिछले 2 सालों में 2,65,000 माताएं बहनें लखपति दीदी बनी हैं। बीते 4 वर्षों में राज्य में होटलों की संख्या में 25% की बढ़ोतरी हुई है और होम स्टे की संख्या में 5% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। आज डबल इंजन सरकार के कारण राज्य दोगुनी रफ्तार से प्रगति कर रहा है। इसी का परिणाम है कि हमारे राज्य में रिवर्स प्लान में 44% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, हमें नीति आयोग भारत सरकार के द्वारा 2023-24 के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के इंडेक्स में पूरे देश में पहला स्थान देवभूमि उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है। साथ ही यहां भारत सरकार द्वारा जारी सार्वजनिक वित्तीय प्रदर्शन सूचकांक में वर्ष 2023-24 में विशेष राज्यों की श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इतना ही नहीं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। आज हमें नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट में हिमालय राज्यों की सूची की श्रेणी में पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। हमें बीते 4 वर्षों में लगातार देश में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट होने का गौरव प्राप्त हो रहा है। आज उत्तराखंड में किसानों की आय वृद्धि करने के साथ साथ मत्स्य के विकास के क्षेत्र में भी हमारा राज्य देश में अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। आज हम युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में भी देश के अग्रणी राज्य के रूप में बनकर उभरे हैं। हमें वर्ष 2024 में नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स में देश के अग्रणी राज्यों में हम शामिल हुए हैं। हमें पर्यटन, एविएशन, खेल के विकास से जुड़े क्षेत्रों में बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन इकोसिस्टम तथा बेस्ट विलेज, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट जैसे राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए हैं। आज उत्तराखंड को नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स, स्टेट स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्टेट एनर्जी एंड ग्रीन इंडेक्स जैसे कई राष्ट्रीय सूचकांकों में विभिन्न पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हमें खनन क्षेत्र में किए गए सुधारों के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी राज्य खनन तत्परता सूचकांक में देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इस साथ ही इसके लिए राज्य को 200 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि भी भारत सरकार ने प्रदान की है। आज हमारी सरकार द्वारा किए गए सख्त और पारदर्शी निर्णयों का ही परिणाम है कि आबकारी और खनन जैसे विभागों से राज्य को पहले की तुलना में कई गुना अधिक राजस्व प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, आपको याद होगा पहले हमारे प्रदेश में नकल और पेपर लीक के कारण कितने ही प्रतिभावान युवाओं के, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों के सपने चकनाचूर हो जाते थे। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कुचलने के लिए हमने प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून भी लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 4 वर्षों में राज्य में 30,000 से
अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्राप्त हुई है, जो पिछली सरकारों के कार्यकाल से 4 गुना से अधिक है। यही नहीं, आज 100 से अधिक नकल माफिया जेल की हवा खा रहे हैं। आप लोगों को भली बात याद होगा कि कैसे कांग्रेस के समय में पूरे प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ था। पटवारी भर्ती घोटाला, दरोगा भर्ती घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, NH 74 घोटाला, डेनिस घोटाला, राहत सामग्री घोटाला जैसे अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। आज जब हम भ्रष्टाचारियों की पकड़ने की बात आती थी, उस समय तो छोटे कर्मचारियों को पकड़कर खानापूर्ति कर दी जाती थी और ऊपर बैठे हुए भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मगरमच्छों को छूने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन आज हमारी सरकार ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कड़ी कार्रवाई हम लगातार कर रहे हैं। अब कोई छोटा अधिकारी हो, बड़ा अधिकारी हो, यदि भ्रष्टाचार करता है तो उस पर हमारी सरकार कड़ी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटती है। भाइयों बहनों, हम उत्तराखंड के समग्र विकास के साथ साथ राज्य के सांस्कृतिक अस्मिता, पारंपरिक पहचान, डेमोग्राफी संतुलन को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। हमने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून लागू करके सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। हमें गर्व है कि हमने राज्य में समान नागरिक संहिता को केवल लागू ही नहीं किया है, बल्कि उसे प्रभावी रूप से धरातल पर उतारने का काम किया है। भाइयों बहनों, 27 जनवरी 2025 को हमने इसे लागू किया है और 1 वर्ष से भी अधिक का समय इसका सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। हमने राज्य में सख्त धर्मांतरण कानून, दंगा विरोधी कानून को लागू करने के साथ साथ लैंड जिहाद, लव जिहाद और मजार जिहाद जैसी जिहादी प्रवृत्तियों पर भी अंकुश लगाया है। ये बात हमारे हल्द्वानी के भाइयों से अधिक कौन जानता होगा कि दंगे करने वालों के साथ हमारी सरकार किस तरह से पेश आती है, हमारा प्रशासन किस तरह से पेश आता है। आज राज्य में ऑपरेशन कालनेमी और सघन सत्यापन अभियान के माध्यम से घुसपैठियों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जा रही है। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने अपने वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हमारी देवभूमि की डेमोग्राफी को बिगाड़ने का काम किया है। बनभूलपुरा का उदाहरण, इसी बनभूलपुरा का उदाहरण आप सबके सामने है, किस प्रकार से वहां की डेमोग्राफी खराब हुई है। आज हमारी सरकार ने बनभूलपुरा में दंगाइयों के खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई की थी कि आज कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीनों पर कब्जा करने से पहले 100 बार सोचता है और जिन्होंने कर लिया आजकल वो स्वयं ही अपना कब्जा खाली कर रहे हैं, यानी कि अतिक्रमण मुक्त करने की दिशा में स्वयं प्रेरित होकर काम कर रहे हैं। मैं आज इस मंच के माध्यम से यह भी उनसे पूछना चाहता हूं कि जब घुसपैठियों को यहां बसाया गया था तब आप लोग कहां थे? जब युवाओं को भविष्य नकल माफिया बर्बाद कर रहे थे तब आप कहां थे? जब देवभूमि की पहचान बदली जा रही थी तब आप चुप क्यों थे? भाइयों बहनों, कांग्रेस के लोग मेरे इन सवालों का जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि उन्हें लैंड जिहाद करने वाले अच्छे लगते हैं, उन्हें दंगा करने वालों में अपना वोट बैंक दिखाई देता है, उन्हें इस प्रकार के शब्द अच्छे लगते हैं। ये लोग तब भी हमारा विरोध करते हैं जब हम राज्य में पहली बार राज्यवासियों की भावनाओं के अनुरूप सख्त भू कानून लागू करते हैं। ये लोग तब भी हमारा विरोध करते हैं जब हम मदरसा बोर्ड समाप्त करके सभी मदरसों को सरकारी बोर्ड के अधीन लाने का प्रयास करते हैं। आखिर ये लोग क्यों उत्तराखंड का विकास नहीं चाहते? ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये प्रश्न हमारे समूचे उत्तराखंड वासियों का है। आखिर क्यों ये लोग संतुष्टिकरण की जगह तुष्टिकरण की नीति बनाए रखना चाहते हैं? भाइयों बहनों, ये वर्ष कई मायनों में हमारे लिए विशेष है, क्योंकि इस वर्ष जहां हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम ने 150 वर्ष पूरे किए हैं, वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के भी ये शताब्दी वर्ष है। साथ ही उत्तराखंड के लिए ये वर्ष विशेष है, क्योंकि हाल ही में हमने अपने गौरवशाली राज्य की स्थापना के 25 वर्ष पूरे किए हैं। इसलिए आज के अवसर पर मैं आप सभी के समक्ष ये संकल्प लेता हूं कि जब तक हम उत्तराखंड को प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी और आत्मनिर्भर नहीं बना देते, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, तब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है आप सभी के सहयोग आशीर्वाद से हम सभी मिलकर उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को साकार करने में अवश्य सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ आदरणीय रक्षा मंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर आप सबकी तरफ से समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से विशेष आभार व्यक्त करते हुए इन पंक्तियों के साथ
अपनी बात समाप्त करता हूं कि नई उम्मीदों की रोशनी में निखर रहा है उत्तराखंड, संघर्षों में तपकर सशक्त हो रहा है उत्तराखंड, हर चुनौती को पार कर संवर रहा है उत्तराखंड। विकास भी विरासत भी की नीति से पूरे देश में नई पहचान गढ़ रहा है उत्तराखंड। देश का श्रेष्ठ राज्य बनने के विकल्प सहित संकल्प के साथ अब आगे बढ़ चला है उत्तराखंड, अब आगे बढ़ चला है उत्तराखंड। धन्यवाद।